हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सेजिक कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री की क्लास। और इस क्लास में आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की, और इस नए टॉपिक का नाम है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, या जिसे हम कहते हैं धातु, अधातु एवं उपधातु। ठीक है, तीनों के बारे में हम बात करेंगे, तीनों के बारे में हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेंगे मेटल, फिर चलेंगे नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड। ठीक है, तो एक एक करके आराम से हम चलेंगे, आराम से बातें करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, धातु, अधातु एवं उपधातु। ठीक है, चलिए इसकी हम चर्चा करेंगे। ये हमारा टॉपिक है। देखिए, अगर हम देखे थे आवर्त सारणी, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले हम बात कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं आवर्त सारणी। अगर आप आवर्त सारणी देखते हैं, या जिसे कहा जाता है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल मैं पढ़ा चुका हूँ। पीरियोडिक टेबल इसके पहले मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल। तो देखते हैं उनमें किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा, एक मिलेगा धातु, या जिसे क्या कहा जाता है मेटल्स। दूसरा आपको देखने को मिलेगा उपधातु, या जिसे कहा जाता है नॉन मेटल, मेटल्स क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। और तीसरा जिसे कहते हैं अधातु। ठीक है, जिसे सॉरी कि अधातु है, मैंने उल्टा लिख दिया, अधातु। ये है आपका उपधातु, उपधातु, या जिसे कहा जाता है मेटलॉइड। क्या कहते हैं, मेटलॉइड। चलिए, टोटल हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में तत्व, टोटल पीरियोडिक टेबल में अगर तत्वों की संख्या की बात करें, तत्व की संख्या की बात करें तो टोटल 118 तत्व थे। भाई टोटल क्या थे, 118 तत्व थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल कितने तत्व थे, 118 तत्व। ठीक है, और 118 तत्वों में इस धातु के लगभग 92 की संख्या में देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अधातु या जिसे कहते हैं नॉन मेटल, इसकी जो संख्या है वो लगभग कितनी है, 20 की संख्या। ठीक है, क्या है, नॉन मेटल जिसकी संख्या कितनी, लगभग 20 की संख्या। और मेटलाइट या उपधातु जिसकी संख्या लगभग कितनी है, 6। टोटल कितने हो गए, 118। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए, हम एक एक करके बात करेंगे, धातु क्या है, उपधातु क्या है, अधातु क्या है। तो मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं बता ही देता हूँ। चलिए, ये जितना आप देख पा रहे हैं, वर्ग 1 से लेकर, ठीक है, वर्ग 1 से लेकर यहाँ तक पूरी लगभग ये आप देख रहे हैं, ये पूरा
और लैक्टिनेट और जो है एक्टिनेट दोनों ग्रुप, ये क्या कहलाते हैं भाई? ये क्या कहलाते हैं? ये धातु है। क्या है? धातु ही है। ठीक है, क्या है? धातु ही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। यह आप देखेंगे इतना पोर्शन जो ये आप देख पा रहे हैं वो क्या है? ये है आपका अधातु, नॉन मेटल। और एक और कलर लेता हूँ जहाँ पर ये आप देख रहे हैं बोरॉन, इसमें नहीं आएगा, ठीक है, मैं ये कलर लूँ क्या? हाँ, बोरान दिख रहा है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये, एक मिनट, एक ये दो, ये 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 6 7 मैंने लगभग कहा। यहाँ पर कभी कभी क्या कहा जाता है कि इसकी संख्या कितनी है? 7 है, और इसकी संख्या कितनी है? 91, ठीक है। कई बुकों में इसको 92 दिया है, कई बुकों में 91 दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 लगभग की संख्या में क्या है भाई इसकी, ठीक है। ये सभी, ये पूरा, ये क्या है? ये है आपका उपधातु। क्या है? उपधातु। तो आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई दे रहा होगा ये जितने हैं ये धातु है। इधर आपको जो राइट साइड में आपको देखते हैं पीरियोडिक टेबल, वो अधातु है, और बीच में उपधातु देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा 6 7 जो है उपधातु है। क्लियर है बातें? तो यहाँ आप पहचान लिए कौन है धातु, कौन है अधातु और कौन है उपधातु। तो धातु कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में। अधातु क्या है? एकदम राइट साइड में। और उपधातु मिडिल में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जिगजैग फॉर्म में आपको देख रहे हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये लगभग जिगजैग फॉर्म में, वही क्या है? अधातु, सॉरी उपधातु है। क्लियर है बातें? चलिए, तो एक एक करके हम इस पर बातें करेंगे। आपको दिखाई नहीं दे तो मैं ये दिखा देता हूँ, पूरा फेस हटाकर मेरा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बातें करते हैं। तो सबसे फर्स्ट, सबसे प्रथम हम चलेंगे कहाँ पर? धातु पर। धातु क्या होता है, या जिसे क्या कहते हैं? मेटल। क्या कहा जाता है? मेटल। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लें, ठीक है। सबसे पहले इस धातु की परिभाषा को जान लें। परिभाषा अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे तत्व, ठीक है, क्या है? ऐसे तत्व जिनमें किसका गुण हो? जो चमक हो। पहले सुन लीजिए मैंने क्या कहा। पीरियोडिक टेबल में उपस्थित ऐसे तत्व जिनमें चमक हो, जो आघात वर्धनी हो, जिसमें तन्यता हो, जिसका क्वथनांक गलनांक हाई होता है, उच्च होता है, उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या है क्वथनांक, क्या है गलनांक, क्या है तन्यता, क्या है आघात वर्धनी, ये सब हम बातें करेंगे, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी है। और उष्मा और विद्युत का सुचालक होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा? पहली बातें, पीरियोडिक टेबल में उपस्थित ऐसे तत्व जिनमें चमक हो, कहने का मतलब चमकीला हो, ठीक है, आघात वर्धनी हो, तन्यता हो, उष्मा और विद्युत का सुचालक हो, सामान्य अवस्था में कठोर अवस्था में पाई जाती है। ऐसे तत्वों को हम किसके कैटेगरी में फिट करते हैं? ऐसे तत्वों में धातु की कैटेगरी में फिट करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि वे तत्व
वे तत्व जो क्या हो, चमकीले हो, वे तत्व जो चमकीले, ठीक है, आघातवर्धनी, कठोर या ठोस, या जो बोल सकते हैं कठोर या ठोस, वी तत्व जो चमकीले, कठोर, आघातवर्धनी, तन्यता, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक, एवं क्या है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, विद्युत का क्या है, सुचालक है। क्या कहलाता है, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं या धातु कहे जाते हैं। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि वे तत्व जिनमें चमक हो, चमक आपको दिखाई दे रहा, जिनमें कठोर हो, आघातवर्धनी हो, वो सबके बारे में हम बात करेंगे। तन्यता हो, तन्यता क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। तन्यता हो, ऊष्मा और विद्युत का क्या हो, सुचालक हो, जिसमें ऊष्मा जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज है, एवं प्रतिध्वनि सुनाई दे, एवं क्या हो, एवं प्रतिध्वनि होते हैं। क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, धातु कहलाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये जो परिभाषा है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये भौतिक गुण के आधार पर परिभाषा है। परिभाषा किसके आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर इसकी परिभाषा है। अगर इसको हम बात करें अन्य परिभाषा, या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, इसकी अगर परिभाषा देखें, रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। तो ये भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण कहने का मतलब भौतिक रूप से आपको दिखाई देंगे, ठीक है, कि भाई साहब वो चमक रहे हैं धातु, हाँ तो ये क्या है, चमक रहा है तो वो क्या है, धातु है। कठोर है तो वो धातु है, भौतिक रूप से देख रहे हैं। आघातवर्धनी है, आघातवर्धनी मतलब पीट कर, ठोक ठाक कर उसको क्या कर सकते हैं, उसके आकार में चेंजेस कर सकते हैं, यह आघातवर्धनी कहलाता है। तन्यता, उसको खींच के देखेंगे तो जितना खींचेंगे वो खिंचाएगा, टूटेगा नहीं, भंगुर नहीं होगा, खींचेंगे तो खिंचाएगा। ऊष्मा विद्युत का सुचालक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सकती है। प्रतिध्वनि होता है, ठीक है, सुनाई देता है आवाज़, अगर किसी लोहे को ठोकेंगे तो सुनाई देगा ना, क्योंकि वो लोहा क्या है, फेरस क्या है, आयरन क्या है, वो क्या है, धातु है। तो ये जो भौतिक गुण आपको दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, महसूस होते हैं, उसके आधार पर ये परिभाषा होता है। अगर मैं रासायनिक गुण के आधार पर करूं कि जो धातु का किसी से क्रिया होता है तो वो क्या चीज़ होती है, तो पहली बात ये बता दूं कि धातु का रासायनिक गुण के आधार पर अगर परिभाषा लिखना है तो वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन क्या है, त्यागने की क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं कि वे तत्व जो सामान्य रासायनिक
सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, अपने परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या करते हैं, क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर, हम बोल सकते हैं सीधा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन होने की प्रवृत्ति होती है, धनायन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है या प्रवृत्ति होती है। क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, धातु कहलाता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम जानते हैं, अगर एक धातु की बात मैं करूं, ठीक है, जैसे कि इसके बारे में अगर बात करूं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूं तो सोडियम है, ठीक है, क्या है, सोडियम है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई, 11, ठीक है, और सोडियम का किसी के साथ रिएक्शन होता है, रिएक्शन कहने का रासायनिक अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा, मान के चलिए सोडियम का रिएक्शन मैंने करा दिया, किसके साथ कराया भाई, क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाता है क्या, सोडियम क्लोराइड, नमक बनता है, और क्लोरीन का होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम इसका निकालें तो ये किस प्रकार से होगा, 2 और 8, 2 10, और ये क्या होता है 11। इसका हम देखें तो 2 8 2 10, 10 और 7 कितना होता है 17। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो सोडियम क्या करता है भाई साहब, सोडियम के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं जो एक बचे हैं, ठीक है, सोडियम के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं जो एक बचे हैं, वो किसको दे देता है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, अब चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, त्यागने की क्षमता होती है, तब इसमें जो चार्ज चढ़ जाता है ये प्लस आयन चार्ज चढ़ जाता है, और यही क्या कहलाता है आपका, ये क्या होगा, धातु कहलाता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनमें धातु में ऐसी क्षमता होती है कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, त्याग सकता है, और एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो उसमें चार्ज चढ़ जाता है वो क्या होता है, प्लस चार्ज, ठीक है, और वो क्या कहलाता है, धातु कहलाते हैं। तो यही मैंने बोला कि वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अपने परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन होने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, वे तत्व चमकीले, कठोर, जो है आघातवर्धी सब होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, मैं बात करूंगा बाद में, खैर, ठीक है, आपको देख सकते हैं, जैसे फेरस है, ठीक है, कोबाल्ट है, निकिल है, पोटेशियम है, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, लिथियम, जैसे लिथियम है, लिथियम को खैर हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, उतना ज़्यादा कठोर नहीं होता। ठीक है, चलिए हम इसकी बाद में बात करेंगे, खैर, लेकिन हम समझ सकते हैं कि धातु किसे कहते हैं। तो ये अभी जस्ट क्या है, मैंने परिभाषा बताया, और मैंने कहा धातु की संख्या लगभग जो है 91 92 के आसपास होती है। ठीक है, कहाँ पर, आपके पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो ये पहले हम तो देखिए इसको कई प्रकार के पढ़े हैं, कई प्रकार के पढ़े, कहने का मतलब है यदि हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में एक तो इसकी क्लैरिफिकेशन कई प्रकार के पढ़े हैं। जैसे कि इनमें सबसे पहले हम किस प्रकार से देखे थे कि इसको
इसको ब्लॉक के हिसाब से देखें, ठीक है, क्या है, किसके हिसाब से देखें, ब्लॉक के आधार पर इसका क्लैरिफिकेशन किया था, ठीक है। और ब्लॉक के आधार पर हमने पढ़े थे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक, इस प्रकार से 4 ब्लॉक पढ़े थे, ठीक है, पढ़े थे नहीं भाई। तो ब्लॉक के हिसाब से इसका जो हमने क्या किया था, क्लैरिफिकेशन किया था तत्वों का। और हम पढ़े अभी जब धातु, अधातु और उपधातु के आधार पर भी हम क्या कर रहे हैं इनका, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी तरफ से हम क्या है पीरियोडिक टेबल को अलग अलग टाइप से हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मेनली हम जो देख रहे हैं वो क्या है भाई, धातु अधातु के रूप में। तो हालांकि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने कहा था, मैंने कहा था कि इसको बाद में पढ़ेंगे, इसलिए ये चीज़ें आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये हो गए धातु। अब धातु के गुण क्या क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। धातु के गुण या जिसे कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। धातु के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम बात करेंगे। धातु के गुण या प्रॉपर्टीज या मेटल के गुण हम 2 प्रकार से बातें करेंगे। 2 प्रकार से कहने का मतलब है, एक तो भौतिक आधार पर, ठीक है, इसके जो भौतिक गुण के आधार पर इसकी क्या प्रॉपर्टी हुई है, धातु की भौतिक गुण, जिसको बोलते हैं धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कहने का मतलब धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण। मैंने क्या कहा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसमें कौन कौन से गुण पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो ठोस अवस्था में किस प्रकार से पाई जाती है, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा, ठीक है, चमक क्या क्या होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से। तीसरा हम पढ़ेंगे कठोरता। चौथी हम बात करेंगे आपके आघात वर्धनी क्या होता है और किसमें कितना आघात वर्धन होता है, आघात वर्धनीयता। पांचवा हम बात करेंगे तन्यता क्या है, ठीक है। छठा बात करेंगे जो है आपकी चालकता, उष्मा सुचालक का, विद्युत का, उष्मा एवं विद्युत का क्या है आपका चालक। छठा हो गया सातवां क्वथनांक एवं गलनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। चलिए प्रतिध्वनि, धातुओं के रासायनिक गुण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका किस प्रकार से होता है वो हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता,
की क्षमता पर हम बात करेंगे, इसके गुण की प्रॉपर्टी में। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर फेरस के साथ रिएक्शन पर हम बात करेंगे, कॉपर के साथ रिएक्शन पर हम बात करेंगे, रासायनिक गुण किस प्रकार के होते हैं। छठा हम बात करेंगे जल के साथ H2O से रिएक्शन जब होगा इसका, तो किस प्रकार से ये रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा वो हम देखेंगे। अम्लों के साथ रिएक्शन, ठीक है, जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन, फिर क्षारीय लवण के साथ रिएक्शन, ये सारी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले प्रॉपर्टी सब चलते थे, भौतिक धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे भाई, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक करके हम समझेंगे चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं, मैं अपना वीडियो यहाँ से हटा देता हूँ, पिक्चर हटा देता हूँ, ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो आएगी बात धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। क्या है धातुओं के भौतिक गुण। पहली बातें मैं करना चाहूंगा कि सर सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। सामान्यतः ठोस अवस्था में क्या है, मिलती है या पाई जाती है, ठीक है। तो लगभग ये ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलती है समानता, ठीक है। देखिए, लेकिन इसके कुछ अपवाद जैसी चीज़ें हैं, जैसे हम करें, अगर हम करें अपवाद की बात करें, तो आपका Hg है, जो मरकरी है, जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, 80 होता है, उस Hg जो है आपको द्रव अवस्था में देखने को मिलेगा। किस अवस्था में मिलेगा भाई साहब, वो द्रव अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। Hg हो गया, जो कि मैंने क्या कहा, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में Hg है आपका गैलेनियम है, ठीक है। क्या है, गैलेनियम, जिस गैलेनियम, ठीक है, ये भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। और आपका सीजियम, ठीक है, क्या है, सीजियम, ये भी किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो देखिए, अपवाद को ही याद रखना है। ऐसे तो आपको क्या देखने को मिलता है, चलिए, मैंने क्या कहा, ठोस अवस्था में मिलती। तो मरकरी जो है, गैलेनियम जो है, ठीक है। चलिए, ये चीजें याद रखिए। दूसरी क्या है, चमक। देखिए, धातुओं में चमक का गुण होता है, धातु में क्या होता है, चमक का गुण पाया जाता है, ठीक है। चमकीला होता है, चमकीला होता है कि जो लाइट को भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है,
ठीक है। अगर कोई धातु रखी हुई है, अगर कोई धातु रखी हुई है, अगर यहाँ से रे आ रही है, ठीक है, क्या है, यहाँ से रे गुजर रही, किरणें गुजर रही है, यहाँ से क्या गुजर रही है, रे गुजर रही है, किरणें गुजर रही है, तो उसको रिफ्लेक्ट करने का गुण भी होता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने का गुण होता है, और रिफ्लेक्ट करके क्या है, प्रतिबिंब बनाने का भी गुण होता है। किसमें, किसमें भाई, धातु में। तो चमकदार होता है, दिखने में चमकीला आपको देखने को मिलता है। चलिए, ठीक है, ये दो बातें हो गई। तो कठोर अवस्था में पाई जाती है सामान्यतः, लेकिन मरकरी है, गैलेनियम है, सीजियम है, ठीक है। एक मिनट, 2 मिनट वेट करेंगे, ठीक है, 2 मिनट। देखिए, सीजियम में लिखा हो, इसी को देख रहा था, जो सीजियम में लिखा था वो क्या है भाई, CS है, क्या है, CS है, वो लिख दिया SC, मतलब स्टोनहेस है, ठीक है, तभी तो मैं बोलूँ। चलिए, जो भी है, ये सभी क्या है, द्रवावस्था में पाई जाती है। तो दो चीज़ हो गए, समानता ठोस अवस्था में चमक होते हैं, धातु में चमक के गुण होते हैं, रे गुजरने पर ठोस की जो भी धातु रिफ्लेक्ट करके प्रतिबिंब का निर्माण करती है। चलिए, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण क्या है, इसमें कठोरता पाई जाती है। ठोस अवस्था में होने के साथ क्या है, कठोरता पाई जाती है, कठोरता। तो धातु में सामान्यतः, मैंने क्या कहा, सामान्यतः धातु क्या होते हैं, धातु कठोर होते हैं, मैंने क्या कहा, सामान्यतः, लेकिन पूरी नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ है, जैसे आपका फेरस है, आपका निकिल है, आपका कोबाल्ट है, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं मुलायम भी होते हैं, जैसे अपवाद मैं लिखूं, अपवाद क्या है, मुलायम होते हैं। मुलायम कौन कौन, जैसे आपको लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इत्यादि इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। और इसको क्या किया जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है भाई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भाई साहब होते क्या है, कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवादों में नाम है, कुछ अपवाद में मुलायम, जैसे कि लिथियम हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये और आदि जितने भी हैं वो ऐसे हैं मुलायम, जैसे चाकू से काटा जा सकते हैं। हालांकि ये भी क्या है, ये भी धातु हैं जिसमें चमक के गुण हैं, जिसमें आघात वर्धनी भी है, जो ठीक है, जो सामान्य अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कठोरता नहीं होती, ये मुलायम होते हैं। कुछ अपवाद है, ठीक है। चलिए, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ें, एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं आघात वर्धनी। क्या है, आघात वर्धनीयता। चलिए, आघात वर्धनी कहने का मतलब है, अगर मैं उसे ठोकू पीटू, ठीक है, समझते हैं ना, ठोकना पीटना, अगर उसको ठोकू पीटू तो वो क्या हो, चूर चूर, सॉरी, नहीं होते, ठीक है। कहने का मतलब ठोकने पीटने पर क्या होता है,
अपने आकार में क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, ठोकने पीटने पर अपने आकार में चेंज कर लेता है। ठीक है, एक चादर की तरह बिछ जाता है। एक चादर की तरह क्या की जा सकती है, बिछाई जा सकती है, बिछाई जा सकती है। ठीक है, आघातवर्धनी, जैसे हम अगर सबसे ज़्यादा अधिक आघातवर्धनी, ठीक है, सबसे अधिक आघातवर्धनी अगर देखा जाए, मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या है, सबसे अधिक आघातवर्धनीता किस धातु के पास होते हैं भाई साहब? वो धातु जो होता है वो कौन सा होता है सबसे अधिक आघातवर्धनीता? वो होता है आपका सोना। ठीक है, कौन सा होता है? सोना। अगर मैं सोना को, गोल्ड को, AU, सोना को या गोल्ड को क्या करूं, ठोकूं पीटूं ठठाऊं, जो भी करूं, वो क्या होगा, वो चूर चूर नहीं होगा। क्या होगा? चूर चूर नहीं होगा। वो इतना आघातवर्धनी होता है, इतना आघातवर्धनी होता है कि एक चादर जो है, बोलते हैं ना, एक चादर बिछाई जा सकती है, पतली चादर बिछाई जा सकती है। ठीक है, एक छोटा सा सोना को, ठीक है, जो है पतली चादर बिछाई जा सकती, इतनी आघातवर्धनी नहीं होता है, चूर चूर नहीं होता। इसलिए आप देखते हैं कि महिलाएं, आप देखिए माला के लिए, ठीक है, एक जो है माला के लिए यूज़ करते हैं, ठोक पीट कर ठटा कर अलग अलग शेप में मालाएं, हार पहनते हैं, नाक में, कान में, गले में, अलग अलग स्थानों पर आभूषण पहनते हैं सोने के। किस कारण? क्योंकि इतने आघातवर्धनी, किसी में वो चेंज हम क्या है कर सकते हैं। चमकीला भी होता है, कठोर होता है, आघातवर्धनी होता है। ठीक है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, देखिए, तो पूरे मेटल में सबसे ज़्यादा अगर आघातवर्धनी आपसे पूछा जाए तो कौन होता है? सोना होता है, लोहा होता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ यह है एल्यूमिनियम के साथ, AU के साथ जो है हम क्या मिलाते हैं? अगर AU के साथ हम क्या मिलाते हैं? कॉपर मिलाते हैं, और कॉपर मिलाकर इस क्या बनाया जाता है? आभूषण का निर्माण किया जाता है। कुछ मात्रा में, कुछ हद तक क्या मिलाते हैं? कॉपर मिलाते हैं। देखते हैं, पढ़ते होंगे, अब देखते होंगे भाई साहब की, बोलते हैं ना 24 कैरेट का सोना, एक्चुअल में 24 कैरेट का सोना नहीं मिलता। आपको हार बनाया जाता है 24 कैरेट का। अरे भाई 24 कैरेट का सोना इतना जो है, इतना ज़्यादा कठोर होगा, इतना ज़्यादा कठोर होगा, चुभेगा। तो उसमें कुछ मिश्र धातु मिलाई जाती है, जैसे कि कॉपर मिलाया जाता है। तो उस कॉपर मिलाकर, मिश्र धातु मिलाकर आपको क्या है, क्या बनाया जाता है? सोने चांदी की सोने की हार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो 22-23 कैरेट का होता है। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, जो भी है, लेकिन आप याद रखिए सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी क्या होता है? सोना होता है। ठीक है, और एक कॉपर मिलाकर इसको क्या बनाई जाती है? आभूषण का निर्माण किया जाता है। क्लियर है बातें? 4 बातें हो गई किसकी भाई? ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, चमक होते हैं, कठोर होते हैं, आघातवर्धनी होती है, 4 बात होते हैं। 5वीं बात पर आते हैं। 5वीं बात क्या बोलते हैं? इसमें तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? तन्यता। क्या है? तन्यता। इंग्लिश में लिख दूं क्या? ये है, क्या है? डक्टिलिटी। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आघातवर्धनी को अगर लिखें तो मैलेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी। कठोरता, हार्डनेस, चमक, लस्टर, चमक। ठोस अवस्था, सॉलिड, किसमें? सॉलिड अवस्था, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है।
तो लस्टर होता है, सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट के रूप में आ जाता है, हार्डनेस होता है, ठीक है, मेलेबिलिटी होती है, और तन्यता होता है, डगलिविटी होती है। चलिए तन्यता, देखिए तन्यता क्या होता है, बोलते हैं ना भाई साहब इसको तान दो यार, खींच दो, तान दो, समझते ना, तानना या खींचना। तानना, ठीक है, तार के रूप में तान सकते हैं, तारों के रूप में, तार के रूप में, ठीक है, खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके सबसे अत्यधिक मात्रा में तन्यता भी होती है, वो किसका होता है, गोल्ड का होता है, गोल्ड या जिसे कहा जाता है सोना। सबसे अधिक मात्रा में जो अधिक तन्यता होती है वो किसका होता है, गोल्ड का सोना। कहा जाता है कि अगर 1 ग्राम सोने की बात करें, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना से हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक इसको खींच सकते, एक लंबे तार के रूप में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, गोल्ड को, सोना को, 1 ग्राम सोना को अगर खींचे, मैंने क्या कहा, 1 ग्राम सोना को खींचे तो लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा ये हो सकता है, ठीक है, खींच कर। तन्यता समझते, तान देना भाई साहब, तान देना, इस प्रकार से वायर खींच देना। तो देखिए खासकर धातु को, धातु के रूप में, धातु को क्या है, किसके रूप में, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, करंट फ्लो होता है, जैसे आपके घर के वायर होंगे या ट्रांसफार्मर से वायर जो आएंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो खासकर इसी कारण से धातु का उपयोग जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में किया जाता है, क्योंकि वो उसको क्या है, पूरी तरह से तान सकते हैं। अधातु या उपधातु को नहीं करते, क्योंकि वो भंगुर है, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन धातु है, जैसे कॉपर का यूज़ करते हैं, अब देते हैं ना कि एड वगैरह हम दिखाते हैं कि भाई साहब कॉपर का यूज़ किया करें, ठीक है। जो धातु, कॉपर का धातु है, तांबा है, और खासकर खाना वाना बनाने के लिए भी तांबा वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि गलनांक अत्यधिक होती है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। गलनांक क्वथनांक अत्यधिक होती है, उसको जो है ठोस को द्रव में, द्रव को जो है गैस में हम आसानी से जो है, ठीक है, उसको टेम्परेचर देके हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, हम कहाँ थे, तन्यता। तो तार के रूप में पूरी तरह से खींचा जा सकता है। और सोना जो है, 1 ग्राम सोने को अगर फैलाए, खींचे, तो लगभग 2 किलोमीटर तक वो खिंचा सकता है, 2 किलोमीटर तक उनकी लेंथ बन सकती है, लंबाई बन सकती है। और बिजली के तारों के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। किसका, धातु का उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है, ये भी आप जानिए। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ें अगर मैं कॉपर की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉपर की बात करूं, सॉरी सिल्वर की बात करूं, अगर किसकी बात करूं, सिल्वर की बात करूं, चांदी की बात करूं, किसकी, सिल्वर या चांदी की बात करूं, जो सिल्वर होते हैं, जो चांदी होते हैं, तो उसको लगभग जो है 100 ग्राम चांदी से क्या किया जा सकता है, 200 मीटर लंबा, 200 मीटर लंबा ये खींचा जा सकता है, इसकी लंबाई, ठीक है, 200 मीटर लंबा क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, ठीक है। इसकी इतनी तन्यता होती है कि 100 ग्राम चांदी को 200 मीटर लंबा ये खींच के बनाया जा सकता है। ये भी आप क्या करिए, याद रखिए, ठीक है। चलिए
ठीक है, हो गए बातें। तो तन्यता कहने का मतलब खींच के तारनुमा संरचना की जा सकती है, इतनी ज़्यादा तन्यता होती है। और सबसे ज़्यादा तन्यता किस में होती है भाई साहब, आपके किस में, सोने में, और सोने के बाद उसका क्या होते हैं, सिल्वर में, ठीक है, गोल्ड के बाद सिल्वर। तो सबसे ज़्यादा तन्यता किस में होगा, गोल्ड, और गोल्ड के बाद किस में होगा, सिल्वर में, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सी बात है, पांचवी बात है, किसके रूप में, तन्यता। छठी बात, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं। विद्युत का क्या होता है भाई साहब, सुचालक। सुचालक कहने का मतलब प्रवाहित किया जा सकता है, करंट फ्लो किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसी कारण इसका बिजली की तारों के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो जैसे कि आपके जो चांदी है, तांबा है, इसका यूज खास कर क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में क्या था, बिजली के तारों के रूप में किया जा सकता है ना भाई साहब, बिजली के तारों में इसका यूज किया जा करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट फ्लो किया जा सकता है, लेकिन अपवाद भी इनमें है। इनमें कुछ क्या है, अपवाद है। अपवाद क्या है, जैसे कि आपका शीशा है, लेड और पारा है, मरकरी। शीशा और पारा की बात करें तो शीशा और पारा क्या होता है कि कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या होता है, कुचालक होते हैं, कुचालक। पारा के बारे में या मरकरी के बारे में, ठीक है, Hg के बारे में आप याद रखिए। Hg देखिए, पारा इसी को कहते हैं, Hg इसी को कहते हैं, इसी को मरकरी भी कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। इसी को पारा कहते हैं, इसी को Hg कहते हैं, इसी को मरकरी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। तो इनमें क्या गुण है, देखिए, पारा या मरकरी के बारे में बात करूं तो ये क्या होता है भाई, ये तो ना तो ठोस अवस्था में पाई जाती है, देखिए, ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। देखिए, आप यदि बात करें, धातु का गुण क्या होता है कि ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इनका अपवाद है कि ये ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, द्रव अवस्था में पाई जाती, पहली बात है। दूसरी बात है, धातु का एक और गुण होता है, जैसे अभी जस्ट हमने पढ़े, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। तो दो चीज़ें इसके बारे में याद रखें, अपवाद के बारे में, ठीक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन Hg से खासकर उठाया जाता है इसी कारण से, क्योंकि अपवाद के रूप में ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, और क्या हो गया, आपका बच गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, छठे नंबर का होगा 7वें नंबर पर क्वथनांक एवं गलनांक, या फिर पहले लिखते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, एवं क्वथनांक, मेल्टिंग एवं बॉइलिंग। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो क्वथनांक गलनांक, गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, उच्च या हाई होते हैं। ठीक है, क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है भाई, उच्च होता है, हाई होता है। तो पहले आपको ये समझना है कि क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है। हालांकि मैं बता चुका हूं लेकिन फिर से मैं बता देता हूं। देखिए, जब भी हम किसी ठोस पदार्थ को, जब भी कोई ठोस अवस्था में उपस्थित पदार्थ को जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, और टेम्परेचर देने के बाद वो जब चेंज हो जाता है द्रव में, ठीक है, तब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। कितने देर में वो गल रहा है, ठीक है, कितने देर में वो गल रहा है। तो जो क्वथनांक है, गलनांक है, तो पहले मैंने क्या कहा, गलनांक। तो गलनांक ठोस पदार्थ को अगर हम द्रव में चेंज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, जब इसका टेम्परेचर, इसका अगर क्या है, टेम्परेचर हाई करते हैं, जब टेम्परेचर हाई किया जाता है तो वो चेंज हो जाता है द्रव में। इसी को हम क्या कहते हैं, क्या है, गलनांक। जब भी द्रव में उपस्थित अवस्था, द्रव अवस्था से हम कन्वर्ट करते हैं किसके, गैस अवस्था में, तब इस स्थिति को हम कहते हैं क्या है, गलनांक। क्वथनांक, बार बार वही लिखे, क्वथनांक। इसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक, या जिसे कहा जाता है बॉइलिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग। इसको हम क्या करेंगे, जब टेम्परेचर हाई करते हैं, किसका, द्रव का टेम्परेचर जब हाई करते हैं, द्रव का टेम्परेचर हाई करते हैं, तो जितना टेम्परेचर हाई करेंगे तब क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा किस में, गैस में। जैसे कि ठोस अवस्था को हम मान लेते हैं, ठोस अवस्था क्या है, बर्फ है। ठीक है, क्या है, ठोस अवस्था क्या है, कोई बर्फ होता है। अभी हम धातु की बात करें ना, लेकिन मैं क्वथनांक गलनांक समझा रहा हूँ, हालांकि हम धातु की बात कर रहे हैं। बर्फ है, ये पानी है, और ये है कोई भी गैस है। गैस तो गैस होता है, कोई भी गैस होता है, या वाष्प है। गैस के रूप में हम क्या, किसकी बात करें, पानी, इससे क्या होता है, वाष्प बनता है। पानी को हम ज़्यादा टेम्परेचर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है, जाहिर सी बात है। हालांकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें समझना क्या है, ये होता क्या है। चलिए, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या, तो वो समझ गए। अब देखिए, अब पॉइंट पर आते हैं। अगर हम धातु की बात करें, तो कौन कौन से धातु में क्वथनांक या गलनांक अधिक होते हैं। खासकर आपका फेरस है, या जिसे आयरन कहा जाता है, कोबाल्ट है, निकिल है। ठीक है, ये सभी ऐसे धातु हैं जिसमें, ठीक है, आपके क्या होते हैं, क्वथनांक गलनांक सबसे अधिक होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वथनांक और सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है भाई, वो होता है आपका टंगस्टन का।
टंगस्टन। याद रखिए सबसे अधिक गलनांक एवं क्वथनांक किसका होता है भाई? ये होता है टंगस्टन का। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टंगस्टन है, टंगस्टन हम क्या है? फिलामेंट, जिसको हम जो है यूज़ करते हैं जैसे लाइट में, ठीक है। हम जो बल्ब में यूज़ करते हैं टंगस्टन किसके बना होता है? फिलामेंट जो किससे बना होता है? टंगस्टन। तो जो है यूज़ करते हैं बल्ब में, तो उसका गलनांक क्वथनांक क्या है? हाई होता है, उच्च होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसलिए इसको जो है बल्ब में यूज़ किया जाता है टंगस्टन। चलिए, तो जो धातु होते हैं, धातु में सबसे अधिक जो है टंगस्टन में होता है, और इनमें भी होते हैं, और इत्यादि इत्यादि आदि में होते हैं। चलिए, लेकिन परंतु इनमें कुछ जो है निम्न होते हैं, उच्च, मैंने क्या कहा? उच्च। ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे धातु, ठीक है, जिसमें हाई क्या होता है? मैं लिख देता हूँ हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग। HB लिख दिया और HM लिख दिया। H मतलब हाई और M स्टैंड फॉर, ठीक है, आपका मेल्टिंग, और B स्टैंड फॉर बॉइलिंग। तो हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग वाले जो धातु है वो इस प्रकार से, और खासकर जो है टंगस्टन। लेकिन कुछ कम वाले हैं, ठीक है, कुछ जो है ऐसे जो है निम्न क्या है? क्वथनांक, निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक जिसका होता है वो लगभग कौन से? एक तो रुबिडियम है, रुबिडियम आरबी जिससे यूज़ किया जाता है, फ्रांसियम, ठीक है, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, ये जितने धातु हैं वो क्या है? वो क्या है भाई साहब? वो क्या है जिनमें क्वथनांक और गलनांक क्या पाई जाती है? निम्न पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो हाई क्वथनांक गलनांक वाले फेरस है, कोबाल्ट है, निकिल है, खासकर सबसे ज़्यादा अधिक टंगस्टन पाया जाता है। लेकिन निम्न जो है गलनांक और क्वथनांक रुबिडियम का होता है, फ्रांसियम का होता है और सीजियम का होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, एक और बच गए 8वें नंबर पर, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? प्रतिध्वनि सुनाई देता है, या इसको लिख सकते हैं, और ठीक है, अनुनादपूर्ण होता है। अनुनादपूर्ण कहने का मतलब, इसका क्या कहने का मतलब है? किसी धातु को ठोकने पर आवाज आती है, ठीक है, किसी धातु को ठोकने पर क्या होती है? आवाज सुनाई देती है, आवाज आती है, क्या इको साउंड आता है, ठीक है, इको साउंड आता है, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। किसी धातु को ठोकने पर, जैसे एग्जांपल से अगर मान ली लोहा, फेरस या लोहा को हम ठोकेंगे तो उसमें क्या है? आवाज़ आएगी, क्या उत्पन्न होगा? आवाज़ उत्पन्न होगा। और ख़ासकर बहुत जगहों में, ठीक है, जैसे स्कूल की घंटियों में इसका यूज़ किया जाता है, बहुत जगहों में आप जो है लोहे का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आवाज़ आती है, ठीक है, प्रतिध्वनि होता है, तो ये इनके गुण हैं।
क्या है इनके गुण है। तो बेसिकली देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो धात्विक गुण कौन कौन से हुए, ये सभी है तो हम पढ़ चुके हैं। धात्विक गुण में जो है ये सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मैंने कहा अपवाद है, मरकरी है, गैलीलियम है, ठीक है। ठीक है, मरकरी, गैलीलियम है, सीजियम है, ये सभी क्या है द्रव अवस्था में पाई जाती। तो ये अपवाद है। चमक होती है, धातु में चमक का गुण होता है। अगर रे किसी धातु से टकराए तो रिफ्लेक्ट होकर वो क्या है प्रतिबिंब आपको दिखाई देते हैं, प्रतिबिंब नजर आते हैं। चलिए, एक और चीज बच गए ना, एक और चीज बच गए, क्या बच गए इसमें, इसकी प्रॉपर्टी क्या है बच गए, इसमें लिखा नहीं हूँ। एक और चीज बच गया, वैद्युत धनात्मक का गुण होता है। एक मैं और लिख देता हूँ, 90 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, वैद्युत धनात्मक का गुण होता है। धनात्मक का क्या होता है गुण होता है। कैसे कहेंगे सर कि ये वैद्युत धनात्मक का गुण होता है, ठीक है। चलिए, इसकी प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन ये जो है ये रासायनिक में देखेंगे, ठीक है, मुझे ध्यान आ रहा है। चलिए रासायनिक में है ना, चलिए ये रासायनिक जो है गुण में देखेंगे, आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह। चलिए ठीक है, तो ये भौतिक गुण है, ये हो गया है भौतिक गुण। रासायनिक गुण की हम बातें करेंगे आगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है, थोड़ा वक्त है। कहने का मतलब है 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम आएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप जो है इस चीज़ को देखते रहिए, ठीक है, इस चीज़ को पढ़िए, समझिए, और उसके बाद हम आते हैं फिर आगे की प्रोसेस, आगे की बातें करते हैं। चलिए 2 मिनट का ब्रेक।
चलिए, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सजी कॉम्पिटिटर्स। हम बात करेंगे आगे की बातें। देखिए आगे क्या है, धातुओं के रासायनिक गुण पर हम चर्चा करेंगे। अब रासायनिक गुण, धातुओं के क्या है भाई, रासायनिक गुण। पहले भौतिक गुण देखें, अब रासायनिक गुण देखते हैं। तो रासायनिक गुण में पहले नंबर की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास। देखिए इस धातु में इलेक्ट्रॉन विन्यास के अंतर्गत जो बाह्यतम कोश है, इसके जो बाह्यतम कोश है कि लगभग बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 1, 2 या 3 धातुओं के इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है। जैसे आप देख सकते हैं जितने भी हैं, जैसे मैंने सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया, लिथियम लिया, पोटेशियम लिया, ठीक है, इतने को ले लेता हूँ। ठीक है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, पोटेशियम 19 होता है, कैल्शियम 20 होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है। तो इस प्रकार से मैं ले लेता हूँ, फिर हम समझते हैं कैसे ये 3 होता है, कैसे, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर मैं लिया लिथियम, ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, सोडियम लिया इसका परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम लिया इसका परमाणु क्रमांक 12, एल्यूमिनियम लिया परमाणु क्रमांक जो है क्या है 13 है। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा और क्या क्या है, एक और कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम लिया 19 है और कैल्शियम लिया 20 है, क्या है 20 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो एक तो 2 होगा और एक होगा कितना 3, इसका भी आएगा। इसका कितना होगा 2, 8, 2, 10 और एक कितना होगा 11 होगा। इसका कितना होगा भाई 2 और 8, 2, 10 और एक 12 होगा। इसका कितना होगा, ठीक है, 2 और 8, 2, 10 और एक 13 होगा। इसका कितना होगा 2 और 8, 2, 10, 8, 18 और एक होगा 19। इसका होगा 2 और 8, 2, 10, 8, 2, 10, 10, 8, 18 और 2 होगा 20। तो देखिए यहाँ पर इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके बाह्यतम जितने भी इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, या फिर क्या होगा 1 होगा या फिर 2 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। ठीक है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने कहा इसलिए लिखा 1 होगी या फिर 2 होगी या फिर 3 होगी। तो यही क्या है, इनकी प्रॉपर्टी है। किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ऐसी प्रॉपर्टी है। समझ रहे मेरी बातें, आपको समझ आ रहा है। मैं इसको इमेज को यहाँ वीडियो चल रहा उसको हटा देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने क्या कहा कि भाई बाह्यतम कोश में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैंने जो रैंडमली लिया, लिथियम लिया, ठीक है 11, सोडियम लिथियम 3, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, 19, पोटेशियम और आपका कैल्शियम 20। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और उनके बाह्यतम कोश में कितने होंगे, या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा, इस प्रकार से। ये तो ये हो गया। चलिए दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी पर चलते हैं। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई, रासायनिक प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने
की प्रवृत्ति, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, यहाँ पर अधिक होती है, और त्याग कर क्या करता है, धन आयन बना देता है, अपने आप को त्याग कर क्या है, धन आयन, ठीक है, बनाता है। अब कहेंगे कैसे सर, जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, तो उसी को ले लेते हैं जो हम लिए हैं। जैसे मैं लिया सोडियम, जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम, और जैसे मैंने लिया एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखिए सोडियम के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो इसका जो है कितना होता है, 11 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका 13 होता है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं या इसकी बात करूं या इसकी बात करूं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 8 2 10 और 1 11 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 8 2 10 2 12 लिख सकते हैं, 2 8 2 10 और 3 13 लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब देखिए ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो 72 कोष में अब क्या होगा, हम पढ़े हैं, हम जो है परमाणु आप पढ़ चुके हैं, परमाणु संरचना पढ़ चुके हैं। परमाणु संरचना में आपने देखे होंगे तो पहले तो 2 होंगे यहाँ, ठीक है, जितने भी, और 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 72 कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही जो है ये परमाणु है। और दूसरे परमाणु, जो भी दूसरा परमाणु, मैंने मान लिया कोई भी दूसरा परमाणु, और दूसरे परमाणु की, ठीक है, क्या है, दूसरे परमाणु के 72 कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बीच क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेन देन का कार्य करेगा। जैसे मैंने क्या कहा, अगर मैंने लिखा सोडियम का 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 8 2 10 और 1 11। वीडियो को हटा देता हूँ, 2 8 2 10 और 11, 2 8 2 10 और 7 17। तो इसके बाहरी कक्षा में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, और सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो अगर मैं सोडियम के साथ क्लोरीन का विक्रिया कराऊं तो यहाँ पर इनके जो अष्टक क्या है, पूरा कैसे होंगे, अष्टक समझते ना, मैं परमाणु जो है संरचना पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं अष्टक किसको कहते हैं, क्या होता है। अष्टक कहने का मतलब जब 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी होनी चाहिए, 8। तो भाई साहब यहाँ 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है सोडियम का। अगर ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन के मास कितना हो जाएगा, +1 करके ये 8 हो जाएगा। तो क्लोरीन कितना बन जाएगा, 2 8 8 बन जाएगा बाद में, और ये बन जाएगा बाद में 2 8 बन जाएगा। तो इसके भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और इसी कारण से जो दे देता है, जो त्यागता है, ठीक है, क्या करता है, जो त्याग देता है, और त्यागने के बाद उसको हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं। और मैंने बताया भी था, और जो ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसको माइनस से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक प्लस चार्ज चढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से तो एक माइनस चार्ज चढ़ जाएगा। और मैंने बताया था जब भी आप किसी को दे रहे हैं तो आप क्या है, पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव कहने का मतलब है आप क्या है, धनी आदमी है, किसी को दे रहे हैं तभी तो धनी आदमी है ना। आपके पास भरपूर पैसा है, आपका दोस्त कोई उधारी मांगता है, भाई 500 रुपये दीजिए, तो आप दे देते हैं, क्योंकि आप धनी आदमी, तो आप में जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन जो लेता है तो भाई वो लेता है, कैसे लेता है, ऋण मांगता है ना, भाई उधारी दीजिए, तो क्या है, ऋणी है, ठीक है, क्या मांगता है, ऋण। तो ऋण मांगता है तो वो क्या करता है, भाई साहब मुझे उधारी दीजिए, तो उस पर जो लेता है वो क्या चढ़ जाता है, ऋण चार्ज चढ़ जाता है, मतलब माइनस चार्ज चढ़ जाता है। तो इसका मतलब जो धातु होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। यही बताने के लिए इतना सारा तामझाम कर दिया।
ठीक है। और ये कैसे होगा, ये बाद में ये इसीलिए इसमें जो 1 प्लस चार्ज क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 प्लस चार्ज क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3 प्लस चार्ज क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा ये जब बाद में आएगा तब आपको बताऊंगा क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक भाई साहब, थोड़ी सी चीज़ अगर आप थोड़ा सा चीज़ है किसी को दोगे, जब दोनों का काम बढ़ रहा है थोड़ी सी चीज़ देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चीज़ मांग के अब दोनों का काम क्यों बिगाड़ रहा है। क्लोरीन जो है, ठीक है, क्या है, क्लोरीन जो है, अब दिखाई दे रहा होगा, क्लोरीन जो है क्या 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को देने से अच्छा, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा एनर्जी ख़त्म हो जाएगी कि सोडियम क्लोरीन जो है 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा सोडियम भाई साहब 1 ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे। बात दोनों में अच्छा है, काम दोनों में हो रहा है, ठीक है। जब काम दोनों में हो रहा है, ठीक है, काम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देने में हो रहा है और 7 इलेक्ट्रॉन लेने में भी हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने में अच्छा है भाई, छोटा सा काम कर लिए, ठीक है, यही अच्छा है। तो यहाँ पर सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है क्लोरीन पर और इस प्रकार इसका प्लस चार्ज चढ़ जाता है। और बाकी बहुत सारे जो है एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम जो है क्लोराइड का भी एग्जाम्पल है जो इससे संबंधित है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति किस में होती है, आपके धातु में होती है, यही बताना था, ठीक है। चलिए तीसरी बात ये है कि इनमें निम्न विद्युत ऋणात्मक होती है। क्या होती है, निम्न विद्युत ऋणात्मकता। निम्न विद्युत ऋणात्मकता कहने का मतलब है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ज़्यादा त्यागने में सक्षम होते हैं, त्यागने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इसलिए क्या है, निम्न विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत, देखिए दो चीज होती है, एक होता है विद्युत धनात्मक, एक चीज होती है विद्युत धनात्मक और दूसरी चीज होती है विद्युत ऋणात्मक या विद्युत ऋणात्मक, जो भी है, विद्युत या विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत धनात्मक कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो विद्युत ऋणात्मक कहलाता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तब क्या है, विद्युत ऋणात्मक कहलाता है, त्यागता है विद्युत धनात्मक कहलाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो विद्युत धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो विद्युत ऋणात्मक। तो आप जानते हैं कि जो आपका धातु है उनमें 72 कोष में जो संख्या होती है 1 2 3 होती है और अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए। तो क्या 5 लेने से अच्छा या जो है आपका 6 लेने से अच्छा या 7 लेने से अच्छा आप 1 2 3 दे दीजिए किसी को भाई, ठीक है, तब भी आपका जो है बात बन जाएगा। तो इसी कारण जो विद्युत ऋणात्मक कम होती, कहने के मतलब जो ग्रहण करने की क्षमता क्या है, कम होती है, ठीक है। किसमें धातु में ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, ये याद रखिए। क्लियर है बातें। चलिए ये तीसरी नंबर की बातें हो गई। चौथी नंबर की बात, ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या करते थे, उसको ऑक्साइड बना देता है, धात्विक ऑक्साइड बना देता है। धात्विक क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि फिर से वही एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि चलिए सोडियम की बात करें, सोडियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, 2Na2O,
जिसको सोडियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या बना लेता है? सोडियम ऑक्साइड। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए इसको जो है 2 दूनी 4 इसमें लिखना पड़ेगा 4। बैलेंस समझते हैं ना? अरे भाई केमिस्ट्री वाले समझते हैं ना बैलेंस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन ये इसका 2 हो गया है ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन 2, तो ये सामने लगा है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन इसका 2 हो गया है। और यहाँ पर जो सोडियम है उसकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। ये 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये 4। तो बैलेंस ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। देखिए एक चीज़ और आपको बतानी है, जो सोडियम होते हैं, ठीक है, जो सोडियम होता है और जो पोटेशियम होता है, खासकर जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये अत्यंत क्रियाशील है, वायु के साथ बहुत क्रियाशील करता है। O2 के साथ क्या है? अत्यधिक क्रियाशील है भाई साहब, अत्यधिक क्या है? क्रियाशील है। ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील कहने का मतलब है हाईली रिएक्टिव। ठीक है, क्या है? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव, और इसी कारण बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्रियाशील है। इसी कारण क्या करते हैं? इसी कारण हम जानते हैं, इसी कारण सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में, केरोसिन में क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। मिट्टी के तेल में क्या करते हैं भाई साहब? डुबा कर रखते हैं। ये भी याद रखिए आप लोग। ठीक है, क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। किसको? सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि अत्यंत क्रियाशील धातु है, हाईली क्रिया जो है रिएक्टिव धातु है सोडियम और पोटेशियम। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को किस में मिला के रखते हैं? मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। चलिए, तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। चलिए, चौथा है 5वीं इसकी प्रॉपर्टी, जल के साथ क्रिया। स्टोव के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया करने से क्या बना लेता है? क्षार बना लेता है भाई साहब, क्षार बना लेता है। कोई भी धातु जल के साथ क्रिया करने से क्या बना लेता है? क्षार बना लेता है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का। अगर मैं वो सोडियम ऑक्साइड, मतलब धातु के ऑक्साइड का, किसके? धातु के ऑक्साइड। मैंने क्या कहा? कौन करेगा? धातु का ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड का क्रिया भाई, ऑक्साइड। ठीक है, धातु के ऑक्साइड का अगर जल के साथ क्रिया होता है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या है? जैसे कि सोडियम ऑक्साइड का किससे क्रिया करते हैं? जैसे ये सोडियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ, इसी को मैं आगे बढ़ा दूँ, सोडियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इसी सोडियम ऑक्साइड को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको जल के साथ क्रिया करता हूँ, तो ये क्या बना लेगा? ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा? इसको क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो क्या है? एक प्रकार का क्षार का निर्माण कर लेता है, क्षार बना लेता है। यहीं पर इसको मैं यहीं कर लेता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, तो भी बनेगा, लेकिन मैं बाद जो है दूसरे पेज ले लिया। ठीक है, तो H2 के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? क्षार का निर्माण कर लेता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और कुछ बच गए।
हाँ एक और है 2Na। नॉर्मल पानी के साथ अगर नॉर्मल हम जल के साथ करें, ठीक है, H2O से क्रिया, ठीक है, धातु का, किसे, धातु का, सिर्फ धातु के ऑक्साइड का नहीं। जैसे मैंने क्या कहा, सोडियम है, सोडियम से H2O का क्रिया करते हैं तो ये बना लेता है 2NaOH, ठीक है, क्या है 2NaOH, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस प्रकार से आपके पोटेशियम प्लस H2O के साथ भी क्रिया करेंगे तो आपको पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा और प्लस H2 गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए मैं ये लिख सकता हूँ। चलिए उसमें ऊर्जा, तो इस प्रकार से H2O से क्रिया करेगा धातु और धातु के ऑक्साइड करेगा तो क्षार बना लेगा। चलिए इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। और हम पढ़ रहे थे अभी धातु, और धातु ही हुआ है और पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो धातु में आप कुछ ऐसे धातु और उसके अयस्क के बारे में भी पढ़ेंगे, धातु और उनके अयस्क, और धातु कर्म क्या है, अयस्क क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। अयस्क का निष्कर्षण, ठीक है, निष्कर्षण, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जिसको कहा जाता है। और मिश्र धातु, ठीक है, धातु के साथ जो है मिश्र होता है उसको मिश्र धातु भी कहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे कुछ मिश्र धातु के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें, दो क्लास अभी और धातु का लगेगा, 1 या 2 क्लास, फिर अधातु का भी वही, उपधातु का भी। तो टोटल मिला के 2, 2, 4, 2, 6, 7 से 8 क्लास, 7 क्लास लगभग इसका पूरा चलेगा, 6 से 7, ठीक है, 6 से 7 लेक्चर इसका होगा। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक देखे हैं और बहुत सारी चीज़ों को कवर किए हैं। मेटल क्या होता है, धातु के गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या है, ठीक है, और आपके धातु के रासायनिक गुण क्या है, ये सभी हम बातें किए। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे और ढेर सारी धातु के बारे में, ठीक है, तब आगे चलेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए थैंक यू।